नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पदार्थ के बारे में जिसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, पूरे समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसका सेवन हो रहा है और खूब धड़ल्ले से हो रहा है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और कभी कभी तो बड़ी संख्या में एक साथ मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। लेकिन ना तो इसे रोकने की बात हो रही है और ना ही इसके विरुद्ध जागरूकता के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि इस पदार्थ का नाम है शराब। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जिसे लेकर बड़े बड़े शायरों ने ऐसी ऐसी शायरी की है जिसे सुनकर जो नहीं पीता वो भी सोचने को मजबूर हो जाता है कि चलो थोड़ा चक्कर देख लेते हैं। निदा फाजली जैसे बड़े शायर ने लिखा है कि कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। और एक शायर का शेर तो इतना मशहूर हुआ है कि बस पूछे ही मत। वो कहते हैं कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। फिराक गोरखपुरी जैसे मशहूर शायर ने भी शराब का खूब गुणगान किया है। उन्होंने कहा है कि आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। और हरिवंश राय बच्चन जी ने तो पूरी किताब ही इस पर लिख दी है, मधुशाला। आप सब लोग उससे परिचित हैं, जिसमें मधुशाला और शराब का गुणगान किया गया है। लेकिन मित्रों, शायरी करना, कविता लिखना एक अलग बात है और कड़वी सच्चाई का सामना करना दूसरी बात। इस तरह की शायरी को सुनते हुए जरा बिहार के छपरा जिले में शराब पीने से हुई मौतों की तस्वीर देखिए तो सारी शायरी धुआं बनकर उड़ती नजर आएगी। बिहार में हाल ही में एक के बाद एक हुई दो हृदय विदारक घटनाओं के बाद राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां संवेदनहीन मुख्यमंत्री के तौर पर आरोपों के घेरे में हैं, वहीं नीतीश कुमार और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव इस बात को साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या भाजपा शासित प्रदेशों में ज्यादा रहती है। यहां हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में ज्यादा ना जाते हुए गंभीरता के साथ बात करना चाहते हैं कि आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जो असली हो या नकली, खराब ही होती है। असली शराब पीने के पक्ष में भी ईमानदारी से कुछ तर्क नहीं दिए जा सकते, और फिर नकली शराब तो जाहिर है जहर ही होती है और ऐसे ही परिणाम भी वो सामने लाती है। जहरनुमा नकली शराब से मरने वालों का आंकड़ा काफी भयानक है। देश में 6 साल में 6000 से ज्यादा लोग इससे मरे हैं। देश के कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है और देखिए कि वहीं पर शराब से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। कुछ महीने पहले संसद में जहरीली शराब या कहें कि नकली शराब का मामला उठा था, तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब में जो आंकड़े बताए थे वो खासे गंभीर हैं। दोस्तों, इस मामले में एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, देखिएगा। पहले वो रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम आपसे बात करते हैं। कुछ महीने पहले संसद में जहरीली या नकली शराब का मामला उठा तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब में जो आंकड़े बताए वो खासे गंभीर हैं। नित्यानंद राय के जवाब के मुताबिक साल 2016 से 2022 के बीच भारत में 6172 लोगों की मौत अवैध और नकली शराब पीने से हुई है। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 1054, 2017 में 1510, 2018 में 1365, 2019 में 1296 और 2020 में 947 लोगों की मौत हुई। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, वहां इन 5 सालों में अवैध और नकली शराब से 50 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 1214 मौतें मध्य प्रदेश में हुई। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 909 लोगों की मौत हुई। तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 725 लोगों की मौत हुई। पिछले 5 सालों में अवैध और नकली शराब पीने से हरियाणा में 476 लोगों की जान गई। वर्ष 2016 से 20 तक के आंकड़े कहते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस दौरान 291 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 5 सालों में लगभग 94 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2017 में सबसे ज्यादा 33 लोगों की जान गई। बिहार में वर्ष 2016 से लेकर 2020 के दौरान सरकारी आंकड़ों में 21 लोगों की मौत दिखाई गई।
वर्ष 2021 का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस साल बिहार में ताज़ा तरीन जहरीले शराब के हादसे में मरने वालों की संख्या 70 से ऊपर हो चुकी है, जो कि बहुत गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है। मित्रों, साहिल लुधियानवी जैसे शायर ने लिखा है कि बेपिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो फिर क्या है। अगर साहिल लुधियानवी जिंदा होते तो मैं जरूर उनसे सवाल करता कि बिना पिए शराब से नफरत तो जहालत है, लेकिन शराब पीकर हुई मौत को वो क्या कहेंगे? ये मोहब्बत है, इबादत है या कुछ और? शराब के झंडे गाड़ने में जिगर मुरादाबादी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया है कि पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब। दोस्तों, जिस्त यानी जिंदगी। पहले शराब जिस्त थी, अब जिस्त है शराब। कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। अब जिगर मुरादाबादी साहब से भी कौन पूछे कि अगर जिंदगी शराब है और शराब ही जिंदगी है, तो बिहार में शराब मौत कैसे हो गई? कैसे पिछले 6 वर्षों के दौरान 6000 से ज्यादा लोग नकली शराब पीकर अपनी जान गंवा चुके हैं? और ये तो सिर्फ नकली शराब के मोटे मोटे आंकड़े हैं। कहीं कोई बड़ी घटना होती है तो मीडिया में हाईलाइट होने के कारण सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो जाती है। इसके अलावा भी कितने लोग नकली शराब का शिकार हो रहे हैं, कौन जानता है। नकली शराब की बात छोड़िए, असली शराब कितना नुकसान कर रही है उस पर भी तो गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। ये किस तरह से लोगों को बीमारियों का शिकार बना रही है, उन्हें तिल तिल करके दम तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। शराब के कारण कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। शराब पीकर नशे में आदमी क्या क्या अपराध कर रहा है। शराब किस तरह से पीने वालों के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, इस बारे में हमने मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद के सर्जन डॉक्टर संजय अग्रवाल से बात की। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल। शराब का सबसे ज़्यादा नुकसान तो होता है लिवर पर। से ज़्यादा शराब पीने से लिवर धीरे धीरे करके वो डैमेज होना चालू हो जाता है। लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे पित्त को बनाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लिवर में एक क्षमता होती है कि वो बहुत देर तक झेलता रहता है। जब तक वो 70-80% डैमेज नहीं हो जाता तब तक मालूम भी नहीं पड़ता है। लिवर जब एक बार डैमेज इस तरह से हो जाता है तो शरीर में पाचन क्षमता कम हो जाती है और अलग अलग तरह के टॉक्सिन बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं और जिसका परमानेंट ट्रीटमेंट फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। तो शराब ज़्यादा पीने से लिवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और भी अंगों पर इसका असर पड़ता है, जैसे ज़्यादा शराब पीने से पेंक्रियाज ग्लैंड होती है, उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह से वो कई बार इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि एक्यूट स्टेज में वो जानलेवा भी हो सकता है। या पेंक्रियाज को डैमेज होने पर डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगती है। ज़्यादा अल्कोहल लेने से बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं और मेमोरी लॉस होता है, कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाती है। किडनी पर अगर हम देखें तो जैसे कि ज़्यादा शराब पीने से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने से उसका किडनी की जो सेल्स होती हैं उन पर असर पड़ता है, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सवाल उठता है कि जब शराब इतनी नुकसानदायक है तो इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? सिर्फ शराब की बोतल पर यह लिख देना पर्याप्त है क्या कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अगर हानिकारक है तो सरकारी स्तर पर उस हानि को रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जाते? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है कि शराब की बिक्री से सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाने के गंभीरता से उपाय नहीं किए जाते। हाँ, बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड आदि कुछ राज्यों में प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वहां नकली शराब का व्यापार उतना ही फल फूल रहा है और नकली शराब का यह व्यापार ही आम लोगों की मौत का कारण बन जाता है। आम आदमियों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग शराब पिएंगे वो तो मरेंगे ही। मैं उनकी इस बात की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी इस बात को अधूरी जरूर बता रहा हूं। नीतीश कुमार जी, आपके इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है कि जो लोग नकली शराब पिएंगे वो तो मरेंगे ही,
लेकिन काश आप ये भी बता देते कि जो लोग नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, उनका क्या होगा। काश आप ये भी बता देते कि जो सरकार, जो मुख्यमंत्री नकली शराब के इस कारोबार को अपने राज्य में रोकने में समर्थ नहीं है, उसका क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार की तरह ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के तीखे बोलों का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि लोग सरकार से अनुमति लेकर शराब पीने नहीं गए थे। तेजस्वी यादव जी, आपको भी अपनी बात को पूरा करना चाहिए। पीने वाले तो अनुमति लेकर नहीं गए, लेकिन बनाने वाले क्या आपकी अनुमति लेकर शराब बना रहे हैं? फिर उन पर सख्ती क्यों नहीं की जा रही? क्यों बिहार में प्रतिबंध के बावजूद वहां के गांवों में नकली और अवैध शराब बनाई जा रही है? इसका जवाब भी तो सामने आना चाहिए। शराब की बिक्री से सरकारों को मिलने वाले मोटे राजस्व की बात हुई तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के राज्य साल भर में शराब बेचने से ही लगभग 3 लाख करोड़ की कमाई करते हैं। कई राज्यों की कुल कमाई का 10 से 20% हिस्सा शराब की बिक्री से ही आता है। यही वो वजह है कि राज्य सरकारें शराब की नई दुकानें खोलने और शराब से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाती रहती हैं। दोस्तों, ज्यादा दूर ना जाइए, अपने आसपास गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ समेत तमाम शहरों के बाजारों पर एक नजर डालकर देखिए। आज से 10-15 साल पहले जितनी दुकानें थीं, उससे कई गुना ज्यादा दुकानों में आज शराब बेची जा रही है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें नजर आ रही हैं जहां उनके होने की कल्पना 1 दशक पहले तक कोई नहीं कर सकता था। कर्नाटक सरकार के कुल राजस्व का 14.27%, दिल्ली सरकार का 11.37%, हरियाणा सरकार का 10.49%, उत्तर प्रदेश सरकार का 9.92%, तेलंगाना सरकार का 9.65%, मध्य प्रदेश का 7.35%, पश्चिम बंगाल का 8.62% और पंजाब सरकार का 7.35% राजस्व सिर्फ और सिर्फ शराब की बिक्री से ही आता है। हाल ही में तमिलनाडु ने शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक डॉक्टर KR शनगुमन के अनुसार भारतीय राज्य को शराब की बिक्री से जितनी कमाई होती है उतनी किसी दूसरे माध्यम से नहीं होती। डॉक्टर शनमुगम के मुताबिक तमिलनाडु शराब के राजस्व के रूप में लगभग 37,000 करोड़ रुपए कमाता है, जो कि राज्य के कुल राजस्व का लगभग 21% है। डॉक्टर शनगुमन का कहना है कि शराब से कम समय में अधिक कमाई तो होती है, लेकिन स्वास्थ्य पर कितना खर्च बढ़ता है उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि राज्य को अपने कर्ज को नियंत्रित करने और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना चाहिए। डॉक्टर शनमुगम ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से शराब बिक्री की एक अखिल भारतीय नीति होनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर शनमुगम की बात तो सारी अच्छी हैं, उनके सुझाव भी अच्छे हैं, लेकिन उनको मानना ना मानना सरकारों के हाथों में है और फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरह के सुझावों पर अमल किए जाने की कोशिश राज्यों या केंद्र सरकार की तरफ से हो रही हो। फिर उपाय क्या है? आखिर इस बीमारी का बचाव क्या है? इसका इलाज क्या है? कैसे ये जहर हमारी नसों में नहीं पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? अगर राजनीतिक तौर पर या सरकारी स्तर पर गंभीर प्रयास नहीं हो रहे तो जाहिर है कि समाज को ही जागरूक होना होगा। गनीमत है कि इस क्षेत्र में कुछ लोग सक्रिय हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम बराबर करते रहते हैं, जिन्होंने शराब की नई नई दुकानें खुलने का विरोध किया है और उन्हें बंद कराने की कोशिश भी की है। ऐसे ही एक समाज सेवी आर्य समाजी माया प्रकाश त्यागी गाजियाबाद में रहते हैं। उन्होंने शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया है, इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं माया प्रकाश त्यागी जी। लोगों को समझाना तो जरूरी है। जब तक लोग नहीं समझेंगे, समाज नहीं समझेगा, यहाँ की जनता नहीं समझेगा,
कानून आप कितने ही बना दीजिए, लोग खुल के नहीं पिएंगे तो चोरी से पिएंगे, और उसका जो घातक परिणाम होगा उसका उदाहरण आज बिहार है। मित्रों, अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म थी शराबी। आप में से कई लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन बड़े खूबसूरत अंदाज में ये शेर बोलते हैं कि अब तो उतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। शायर दिवाकर राही का ये शेर है। शायर फरहत शहजाद ने भी एक जगह लिखा है कि इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तू की तमीज। इतनी पी जाए कि मिट जाए मैं और तू की तमीज, यानी ये होश की दीवार गिरा दी जाए। मतलब वो मानते हैं कि शराब ना पीना होश की दीवार है और उसे गिरा दिया जाना चाहिए। मित्रों, कई मशहूर शायरों के शराब की तारीफ में लिखे गए शेर मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि मुझे बार बार दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ रही हैं कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। यानी शराब को बढ़ावा देने के मामले में सरकारें ही नहीं, हम और आप भी जिम्मेदार हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो साहित्यकारों का दायित्व बनता है कि वो शराब के मामले में समाज को सही दिशा देने की कोशिश करें। लेकिन दुर्भाग्य से साहित्यकारों की कल्पनाओं के घोड़े ज्यादातर शराब के पक्ष में ही दौड़े हैं। अब हम इन कल्पनाओं को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपसे इतना निवेदन तो कर ही सकते हैं कि कृपया इन कल्पनाओं को कल्पनाओं तक ही सीमित रखें। किसी के भुलावे में आकर शराब के प्रति लालायित ना हो, प्रोत्साहित ना हो। इतना जरूर याद रखें कि नकली ही नहीं, असली शराब भी नुकसानदायक ही होती है। अब जाते जाते ये और बता दूं कि असली शराब शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, तो नकली शराब किस तरह से कुछ ही देर में आदमी को मौत के मुंह में ले जाती है, उसका क्या कारण है? इस बारे में हमने मेट्रो अस्पताल के सर्जन डॉक्टर संजय अग्रवाल से भी सवाल किया। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल। अल्कोहल जो रूटीनली लोग लेते हैं वो इथाइल अल्कोहल होता है। जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है। मिथाइल अल्कोहल इज़ लाइक पॉइजन। वो डायरेक्ट जा करके और बॉडी में काफ़ी डैमेज करता है, जिससे कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेने पर जान का जोखिम हो जाता है। दरअसल दोस्तों, आमतौर पर चोरी छुपे बनने वाली अवैध शराब के जहरीले होने की आशंका ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें मिथाइल अल्कोहल को अलग नहीं किया जाता। इसको बनाने की प्रक्रिया काफी खतरनाक होती है। बनाने वालों को ना तो इसके आसवन यानी डिस्टिल करने की प्रक्रिया का सही ज्ञान होता है और ना ही वो इसकी परवाह करते हैं। इसको बनाने की प्रक्रिया में पहले मिथाइल निकलता है और उसके बाद इथाइल निकलता है। यह पता होना जरूरी है कि कैसे इथाइल को अलग किया जाएगा। अगर मिथाइल को तरीके से अलग नहीं किया गया तो पूरी शराब ही जहरीली हो जाती है। यह शरीर में जाकर फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड नामक जहर बनाती है। यह दिमाग पर सीधा असर करता है। मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाते ही तेज केमिकल रिएक्शन करता है। यह शरीर के अंगों पर असर करता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड शरीर के नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। कई बार शराब को अधिक नशीला बनाने के चक्कर में इसमें यूरिया और ऑक्सीटोसिन मिला देते हैं, जिससे मौत की संभावनाएं, मौत की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जब किसी को चींटी काटती है तो शरीर में बेहद कम मात्रा में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। नकली शराब के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर उससे करोड़ों गुना ज्यादा असर ये एसिड दिखाता है। डॉक्टरों के अनुसार जहरीली पदार्थ के सेवन से मरीज कार्डियोमायोपैथी और ऑप्टिक न्यूरोपैथी का शिकार हो जाते हैं। कार्डियोमायोपैथी में व्यक्ति के दिल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे दिल में खून का पंप बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। इससे हार्ट अटैक हो जाता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी में आंख की नस सूख जाती है, जिससे व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए कई बार आप सुनते रहते होंगे कि नकली शराब पीने से लोग अंधे हो गए। मित्रों,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगाई जाए। अब विडंबना देखिए, खुद को महात्मा गांधी का वारिस बताने वाले या उनके आदर्शों पर चलने का दावा करने वाले नेताओं की इस देश में कमी नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक इन्हीं लोगों का देश पर राज भी ज्यादा रहा है। इसके बावजूद महात्मा गांधी की इस बात को कभी नहीं माना गया। महात्मा गांधी की इस राय का सम्मान करते हुए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में समाज सेवी श्री माया प्रकाश त्यागी। महात्मा गांधी ने एक बार स्वयं कहा था कि मुझे इस देश का अगर एक दिन के लिए डिक्टेटर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला कदम यही उठाऊंगा कि पूरे देश के अंदर शराबबंदी लागू हो जाए। लेकिन कौन गांधी जी को मान रहा है? गांधी जी के अनुयायी, और मैं सच बता दूं, जो खेवनहार बने हुए हैं कई तो उनमें भी ऐसे हैं जो इसका सेवन करते हैं, इस विष का सेवन करते। ये विष से कम नहीं है, मैं आपको बता दूं। और चल रही है ये, इन्हीं की मेहरबानी से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, इसी से शराब के ठेके चल रहे हैं। मित्रों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है और एक बात भी मुझे याद आ गई। कुछ वर्ष पहले देश के एक नामचीन डॉक्टर जिनको पद्मश्री भी मिली थी, उनका यह बयान बहुत चर्चाओं में रहा था कि रोजाना एक पैक पीने से व्यक्ति दिल की बीमारियों से दूर रहता है। यानी उन्होंने रोजाना एक शराब पैक पीने की वकालत की थी। मुझे याद आ रहा है कि इस बारे में मैंने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश अरोड़ा से पूछा था कि वो इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने ना तो इसके पक्ष में कुछ कहा था और ना ही इसके विरोध में वो कुछ बोले थे, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा था कि राज भाई ये बताइए कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो एक पैक पीने के बाद रुक जाते हैं। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा के इस सवाल में ही जवाब छुपा है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए वीवीआईपी न्यूज और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीवीआईपी न्यूज। नमस्कार।